नमस्कार दोस्तों, मधुर कथाएं चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो आज की मेरी कहानी का शीर्षक है घर की मालकिन। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये कहानी। सुबह के 4 बज गए थे। चंपा देवी बिस्तर पर बैठकर मन ही मन भगवान का नाम ले रही थी। उन्हें नींद भी बहुत कम आती थी। वैसे भी बुढ़ापे में नींद कहाँ आती है। ऊपर से पति की मौत ने चंपा देवी को पागल सा बना दिया था। उनके 3 बेटे थे, परंतु तीनों ही अलग अलग घरों में रहते थे। चंपा देवी अपने मझले बेटे के साथ रहती थी। अपने पोते पोतियों को देखकर वह अपना गम भुलाने की कोशिश करती थी। कभी लाखों रुपए अपने हाथों में रखने वाली चंपा देवी के पास आज संपत्ति के नाम पर थैले में रखे 2 जोड़ी कपड़े थे। उनके पति की मौत के बाद उनकी कमाई दौलत और गहनों का उनके तीनों बेटों ने आपस में बंटवारा कर लिया था। माँ बाप की बरसों से कमाई गई दौलत को आपस में बांटकर बेटे बहू जश्न मना रहे थे। चंपा देवी इस बात से अनजान थी कि उनके बेटों ने उनसे पूछे बिना उनका भी बंटवारा कर दिया था। किसी ने यह भी नहीं सोचा कि माँ के ऊपर क्या बीत रही होगी। चंपा देवी रोजाना की तरह देर तक गर्म चाय का इंतजार कर रही थी। वह सोच रही थी कि गर्म चाय पीकर जब शरीर में थोड़ी जान आ जाएगी तो फिर थोड़ी देर में हीटर जलाकर हाथ पैर सिकाई कर लूँगी। परंतु तभी उनकी बड़ी बहू संजना आई और अपने सास से बोली, जल्दी से बिस्तर से खड़ी हो जाइए माँ जी, बाहर घूम कर आते हैं। यह कहते हुए उसने उनका थैला अपने हाथ में पकड़ लिया और दूसरे हाथ से चंपा देवी को जबरदस्ती बिस्तर से उठा दिया। चंपा देवी बोली, अरे बहू, पहले 1 कप चाय तो पिला दो। मुझे बहुत जोर की ठंड लग रही है और मेरा थैला तूने अपने हाथ में क्यों ले लिया। तब उनकी बहू संजना बड़े गुस्से में चिल्ला कर बोली, माँ जी, आप चाय बाहर ही पी लीजिएगा, पहले मेरे साथ चलिए। और फिर उसने जबरदस्ती अपनी सास का हाथ पकड़कर उन्हें गाड़ी में बैठा दिया। चंपा देवी रोने लगी और संजना से बोली, अरे बहू, मुझे कहाँ लेकर जा रही है? मुझे यहीं रहने दो, मैं तुमसे कुछ भी नहीं मांगूंगी। अपने बेटे और पोते पोतियों को देखकर मेरा मन थोड़ा बहल जाता है। मुझे तुमसे कोई लालच नहीं है। यहाँ पोते पोतियों की तोतली आवाज़ से मेरा गम थोड़ा कम हो जाता है। परंतु संजना ने उनकी एक न सुनी और उन्हें जबरदस्ती गाड़ी में बिठाकर छोटे बेटे के पास छोड़ने के लिए जाने लगी। अंत में चंपा देवी हार कर अपनी बहू संजना से बोली, ठीक है बहू, जैसी तेरी मर्जी तू वैसा कर। बस एक बार मुझे मेरे कमरे में तो जाने दे। उसमें तुम्हारे ससुर जी की कुछ यादगार चीज़ें पड़ी है मेरे तकिए के नीचे, एक बार उन्हें लेकर आने दे। बड़ी बहू संजना के अंदर कुछ दया भावना बची थी, इसलिए उसने अपनी सास को अंदर जाने दिया और वह बोली, ठीक है, जल्दी जाइए, परंतु ज़्यादा देर मत लगाइएगा। वैसे भी आज के बाद आप कभी यहाँ इस घर में नहीं रहेंगी, क्योंकि इस घर की मालकिन मैं हूँ। उसे यह मालूम नहीं था कि उसके ससुर ने मरने से पहले अपने पड़ोसी और परम मित्र, जो कि शहर के नामी वकील भी थे, उनसे एक वसीयत बनवा ली थी। यदि उनके मर जाने के बाद कोई बेटा या बहू उनकी पत्नी के साथ बुरा व्यवहार करेगा और उसकी इच्छा के विरुद्ध उसे घर से बाहर निकालेगा तो उसे तुरंत मेरी जायदाद से हमेशा हमेशा के लिए बेदखल कर दिया जाएगा और मेरे सारे जायदाद की मालकिन सिर्फ और सिर्फ मेरी पत्नी चंपा देवी होंगी। जो बेटा बहू उनकी सेवा करेंगे वही चंपा देवी के बाद उस संपत्ति का हकदार होंगे, अन्यथा मेरी सारी प्रॉपर्टी एक अनाथालय के नाम कर दी जाएगी। उन्होंने अपना फ़ोन और उससे जुड़ी सारी जानकारी चंपा देवी को बता दी थी। चंपा देवी ने अपने कमरे में जाकर तकिए के नीचे से अपना फ़ोन निकाला और वकील साहब का नंबर मिलाकर उन्हें अपने साथ हुए दुर्व्यवहार की सारी जानकारी दी।
उन्होंने तुरंत पुलिस को इस बात की जानकारी दी और खुद भी चंपा देवी के घर की तरफ चल दिए। थोड़ी देर में चंपा देवी के घर महिला पुलिस पहुंच गई। अचानक अपने घर पर पुलिस और वकील को देखकर संजना की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। यह देखकर चंपा देवी ने वकील से कहा, भाई साहब, यह ज़बरदस्ती मुझे घर से निकाल रही थी। तब महिला पुलिस अधिकारी ने संजना को जोर से फटकार लगाते हुए कहा, चलो अब थाने में, कुछ दिन वहाँ रहोगी तो तुम्हारी अकल ठिकाने आ जाएगी। जिसकी वजह से तुम यहाँ हो, आज उसी को धक्का देकर निकाल रही हो। यह सुनकर संजना रोने लगी और अपनी सासू माँ से माफ़ी मांगने लगी और बोली, मुझे माफ़ कर दीजिए माँ जी। पापा जी के जाने के बाद से मैं अपने आप को इस घर की मालकिन समझने लगी थी। इस कारण मुझे घमंड हो गया था तथा मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। मैं हमेशा से इस घर की मालकिन बनना चाहती थी माँ जी, इसलिए घमंड के कारण मेरी आंखों पर भी पर्दा पड़ गया था, परंतु अब मैं कभी भी ऐसा नहीं करूँगी। तब वकील साहब बोले, अब यह मकान चंपा देवी के नाम है। जब तक यह जीवित रहेंगी तब तक यह मकान इन्हीं के नाम पर रहेगा और जो भी इनकी सेवा करेगा और इन्हें खुश रखेगा वही इस मकान का तथा इनके जायदाद का असली हकदार होगा। उन्होंने चंपा देवी के घर में सीसीटीवी कैमरे लगाने के भी आदेश दे दिए, जिससे कि संजना फिर से ऐसी हरकत न कर सके। फिर उन्होंने और महिला पुलिस ने संजना को चेतावनी देते हुए कहा, यह कोई वस्तु नहीं है जिसे आपस में बांट लिया जाए, और वह भी इनके इच्छा के विरुद्ध। तुम लोगों ने इनका बंटवारा करके बहुत बड़ा पाप किया है। इसके लिए तो तुम्हें शायद भगवान भी माफ़ न करे। यह सुनकर संजना रोने लगी और अपनी सासू माँ के पैरों में गिरकर उनसे माफ़ करने की विनती करने लगी और बोली, मुझे बस एक बार माफ़ कर दीजिए माँ जी, जीवन में दोबारा कभी ऐसी गलती नहीं करूँगी। चंपा देवी अगर चाहती तो अपनी बहू संजना को जेल भेजवा सकती थी, परंतु वह कभी नहीं चाहती थी कि उनके घर की इज्जत को बाहर उछाला जाए, इसलिए उन्होंने संजना को माफ़ कर दिया। वैसे भी जिस मकान और जायदाद पर संजना को घमंड था वह उन्हीं के नाम हो चुका था और अब वह उनकी मर्जी के बगैर कुछ भी नहीं कर सकती थी। उसके बाद उन्होंने वकील साहब और महिला पुलिस का धन्यवाद किया, जिन्होंने एक बार फिर उसे उसके घर की मालकिन बना दिया था और संजना को सबक भी सिखा दिया था। तो दोस्तों, आज की मेरी कहानी यहीं तक थी। दोस्तों, आजकल यह हर घर की रीति बन चुकी है कि पिता की मृत्यु के बाद माँ का कोई मोल नहीं रह जाता है और बच्चे सारी संपत्ति का बंटवारा आपस में कर लेते हैं बिना माँ से पूछे, जो कि बिल्कुल गलत है। आपको मेरी कहानी कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी कहानी अंत तक पढ़ने और सुनने के बाद पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।